नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय बाजारों में खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले भारतीय बाजारों और गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 से 25 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी पर दिखी है 25,100 के नीचे। और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी काफी मिले जुले संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। निकेई की बात करें तो आधे % की तेजी यहां पर दिखी है, लेकिन हैंगसेंग 3% की तेजी। याद रखिए, चीन और हांगकांग के बाजार पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और आज भी हैंगसेंग इंडेक्स में करीब 3% की तेजी है। कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब आधे % की तेजी है। तो एशियाई बाजारों से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 30 अंकों की गिरावट आज सुबह दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा आया था, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया था। अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। DJIA डाउ जोन्स 0.14% की गिरावट दिखी। नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब 0.1 से आधे % की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। सबसे पहले इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर फोकस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आया। इन्फ्लेशन की बात करें तो सितंबर के महीने में काफ़ी वीक इन्फ्लेशन रहा। इसी के साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब 0.2% की बढ़त दिखी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर और करीब 2.5% की बढ़त सालाना आधार पर दिखी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन था कल अमेरिकी बाजारों के लिए। कई सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता हुआ नजर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसी के साथ इम्पैक्ट की बात करें तो याद रखें, फेडरल रिजर्व ने हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, जिसके चलते कल जो मैक्रो डेटा निकल कर आया वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। 2,58,000 पे जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया। एस्टिमेट था 2,30,000 पे आएगा। तो जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी अनुमान से कमज़ोर आया, जिसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि अमेरिकी इकोनॉमी में अभी भी तनाव है और इसका इम्प्लीकेशन फेडरल रिजर्व क्या डिसीजंस लेती है इंटरेस्ट रेट को लेकर, उस पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्यूचर्स की बात करें तो याद रखें, यूएस फ्यूचर्स आज सुबह थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.1% की बढ़त दिखी और नैस्डैक और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बढ़त आज सुबह निकल कर आ रही है। याद रखें, भारतीय बाजारों में तो दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आज से अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे आएंगे। तो JP मॉर्गन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसी कुछ बैंक्स हैं जिसके नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आज आता हुआ नजर आएगा। तो कल भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे और आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अमेरिकी बाजारों में जहां पर इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसी के साथ यूरोपियन बाजारों पर भी फोकस कर लेते हैं। FTSE 0.07% की गिरावट यहाँ पर दिखी। डैक्स में 0.2% की गिरावट और कैक की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 0.2% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी। इसी के साथ कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और अक्टूबर में अब तक देखें तो करीब 7.5% की तेज़ी ब्रेंट क्रूड में दिखी है, अब $79.02 पर बैरल के आसपास। और सोने चांदी में भी पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। इसी के साथ DIIs और FIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल फिर एक बार खरीदारी की। करीब 3,900 करोड़ की खरीदारी
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। वहीं एफआईआईज की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईज बेच रहे हैं, कल भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1650 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 21,000 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1600 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 5,800 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। तो एफआईआईज की बिकवाली की ट्रेंड कल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज बाजार पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अब अंश स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन आज कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, वॉलेटाइल तो रहा है, लेकिन अगर हम इसके चार्ट देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4 सेशन से हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद यहाँ पर साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,230 का नजर आता है। 3-4 सेशन से देख रहे कि इसके ही पास आके यहाँ के आसपास से काफ़ी अच्छा करेक्शन दे रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है आज के सेशन में। अगर हम इसे तोड़ते हुए ऊपर गए तो दूसरा काफ़ी अहम रेजिस्टेंस सीधे हमें 25,350 पर नजर आता है। ये एक गैप का लेवल है, अगर ये गैप कवर करता है तो ये वो लेवल है जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमें 24,900 पर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं सपोर्ट समझ के। अगर हम इसे तोड़ते हुए नीचे जाते हैं तो सबसे मेन सपोर्ट जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो है 24,750 का। ये जो लेवल है ये सितंबर में भी इसके पास में लो बना के एक अच्छा रैली आया था। रिसेंट भी जो हमने 6-7 सेशन की बिकवाली देखी थी, यही वो लेवल है जहां के आसपास से हमें अच्छी खरीदारी दिखी थी। तो ये सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले सेशंस के लिए भी काफ़ी अहम लेवल हो सकता है। अगर हम ये 700-750 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक कर दे आज या आने वाले सेशंस में भी, तो पूरी जो ट्रेंड है वो काफ़ी नेगेटिव बनता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम हाल है, निफ्टी जैसा 4 सेशन से थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ ही नजर आ रहा है। 50 डीएमए के आसपास ही मंडरा रहा है निफ्टी बैंक। लेवल्स देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो एकदम करीबी वाला रेजिस्टेंस एक नजर आता है 51,850 का, क्योंकि 3-4 सेशन से यहाँ पर ही रुक रहा है। अगर यहाँ से आज गैप अप देता है, इसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता है, तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे 52,800 पर नजर आ सकता है, जो कि एक अहम गैप बना हुआ था। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ के चल सकते हैं पहला सपोर्ट, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का ही लेवल है। वहां से नीचे जाता है तो फिर 50,300 पे काफी अहम रेजिस्टेंस है। ये सेम निफ्टी की तरह है, सितंबर लो का लेवल है 50,300 का। जब तक हम इसके ऊपर है अच्छे से, तब तक एक कंसोलिडेशन से पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है इंडेक्स पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अंश, कई सारे चेंजेस हुए हैं एक्सपायरीज को लेकर, कई सारे एक्सचेंजेस ने एक्सपायरीज घटाई है। सेबी के हाल ही में नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर भी डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, इसके लिए पहले समझ लेते हैं हुआ क्यों है। अब तक काफ़ी सारे हर दिन कोई ना कोई वीकली एक्सपायरी हो रही थी, तो काफ़ी इलिक्विडिटी भी बन चुकी थी, जिस वजह से हम देख रहे थे कि काफ़ी फ्रीक ट्रेड्स काइंड ऑफ हो रहे थे, बड़े बड़े मूव्स हो रहे थे। तो इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, जो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, उसे मैनेज करने के लिए सेबी ने स्टेप लिया था और बताया था कि 20 नवंबर के बाद एक एक्सचेंज एक इंडेक्स वीकली ऑप्शन रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। जिसके चलते कल ही एनएसई ने अपना सर्कुलर जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि वो सारे ही वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद करेंगे निफ्टी को छोड़कर। डेट्स देखें यहाँ पर तो निफ्टी बैंक 13 नवंबर को आखिरी एक्सपायरी होगा इसका। मिड कैप का देखें तो 18 नवंबर और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का 19 नवंबर, जिसे फिन निफ्टी भी कहा जाता है। ये सारे डेट्स जब भी हो जाएंगे उसके बाद इन एक्सपायरी पर वापस रिन्यू नहीं होगा, वापस से शुरुआत नहीं होगी, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यू होगा वीकली बेसिस पर। अब अगर बीएसई की बात करें तो पिछले हफ्ते बीएसई ने भी सर्कुलर जारी किया था। उन्होंने भी बताया था कि उनकी जो वीकली एक्सपायरी है वो बंद करने वाले। तो सेंसेक्स का देखें तो सेंसेक्स 14 नवंबर को आखिरी एक्सपायरी होगी वीकली की, और बैंकेक्स की देखा जाए तो बैंकेक्स की 18 नवंबर को होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पूरा ट्रेडिंग है वीकली का वो पूरा सेंट्रलाइज होकर निफ्टी पर आ जाएगा, जिस वजह से हमें एक अच्छी लिक्विडिटी भी दिख सकती है, क्योंकि सिर्फ निफ्टी एक वैसा ऑप्शन रहेगा जहां पर
ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं वीकली बेसिस पर। बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो एफएनओ मार्केट में हुए हैं। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं बाजार पर आज क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर आपकी नजर रहेगी। गुड मॉर्निंग अश्लेषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मंडे को निफ्टी ने एक लो बनाया था 24,700 के आसपास। ये सितंबर का स्विंग लोज है और यहाँ पे 89 ईएमए का भी सपोर्ट है। वहां से मार्केट ने रिकवरी तो दिखाई है बट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट जो है जब तक ये की लेवल्स होल्ड करता है 24,800 24,700 के, तो तब तक बाय ऑन डिप का रणनीति रखना चाहिए और बाय ऑन डिप और हाई लेवल्स पे 25,250 और 25,300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस कीजिए, मेनली बायस पॉजिटिव रहना चाहिए, बाइंग ऑन डिप रखिए। ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर सलाह, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे राजेश? देखिए, कल बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम था। कोटक बैंक में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। सिमिलरली अगर आप इंडसइंड बैंक को देखें तो इंडसइंड बैंक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो पे सितंबर का जो स्विंग लो है वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है और कल वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिला है इनसाइड बार। तो इंडसइंड बैंक काफी अच्छे सपोर्ट पे है। आरएसआई ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो इंडसइंड बैंक पे हमारा बाय का व्यू है। 1356 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। 1328 के स्टॉप लॉस से यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से स्टॉक जो है 1410 का जो है एक नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है मिड कैप स्पेस से उषा मार्टिन। उषा मार्टिन में काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक्शन हमें कल देखने को मिला है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो मोमेंटम है आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो 355 के स्टॉप लॉस से उषा मार्टिन में बाय किया जा सकता है। टारगेट अराउंड 391 के पास होगा। बैंकिंग सेक्टर से सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय 1410 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ उषा मार्टिन यहां पर भी खरीदारी की राय है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक है जैसे हमने ब्रेक के पहले वादा किया था, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे और शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, कई सारे नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। टाटा, टीसीएस, आनंद राठी जैसे कई सारे कंपनियों के नतीजे आए, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, क्यूटी जो अर्निंग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। टीसीएस की बात करें तो हालांकि यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स रहे और उसका जो एडीआर नंबर्स है, स्पेशली अगर हम बात करें आपके इन्फोसिस की, तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स देखने मिल रहा है। लेकिन थोड़ी डिटेल्स में जाते हैं। टीसीएस के रेवेन्यू इनलाइन आए हैं। अगर बात करें तो एबिट फ्लैट रहा है, मार्जिन्स में मिस आई है, पैट में मिस आया है। तो इनके जो मेजॉरिटी जो सेगमेंट्स है वहाँ पे मिसेस देखने मिली हैं। हालांकि जो उनकी सबसे बड़ी वर्टिकल है बीएफएसआई की सेगमेंट, वहाँ पे रिकवरी देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ने कहा, एक्सपेक्टेशन है कि एक और क्वार्टर रहेगा जहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एस्पिरेशनल मार्जिन रेंज जो होती है मीडियम टर्म के लिए वो 26 से लेके 28% तक का कंपनी ने माना है FY25 के लिए और वो एक्सपेक्ट करे कि 26% मार्जिन जा सकता है। ओवरऑल कहेंगे टीसीएस के डील फ्लोज में तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आई है, लेकिन अर्निंग्स जो है वीक है। आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे जो है नंबर्स सीक्वेंशियली देखें तो थोड़ी ही ग्रोथ की है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स जो है स्ट्रेंथ देखने मिला है क्योंकि कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है। FY25 का उनका गाइडेंस था, रेवेन्यू जो था पहले 910 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब 980 करोड़ का रहेगा। पैट जो है उसको भी जो है ऑलमोस्ट 15 करोड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। और इम्पॉर्टेंटली AUM जो 72,000 करोड़ का टारगेट था वो बढ़ के 80,000 करोड़ हो चुका है। और जो गाइडेंस उन्होंने दिया था कि आपके FY25 में कितना कवरेज होगा, उसमें ऑलरेडी उन्होंने जो आधा आप कह सकते हैं सफ़र, उसमें 54% गाइडेंस उन्होंने जो टच कर लिया है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। इनके ऑपरेशनली नंबर्स में भी स्ट्रेंथ आया है। और पैट की बात करें तो लगभग 25% का उछाल देखने मिला है। वही आयरेडा की बात करें तो NI पैट दोनों ही नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं
और आप कह सकते हैं एनआई में लगभग 46% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। तो ये 4 अहम अर्निंग्स हैं जिस पे आज हमारी नज़र रहेगी। लेकिन शरद, अर्निंग्स के अलावा दूसरे कौन से स्टॉक्स होंगे जो फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष, आई थिंक बंधन बैंक जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आज अगर स्टॉक ऑफ द डे अगर कहें तो। यहाँ पे 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है। हमने देखा भी है कि स्टॉक में जो है थोड़ी करेक्शन आई है और एक री रेटिंग कैंडिडेट कंपनी हो सकता है। सबसे पहला इनका एक जो ऑडिट था माइक्रो फाइनेंस इश्यूज़ को लेके, वो ऑडिट अब कंप्लीट हो गया है और कंपनी को लगभग 315 करोड़ रुपए का इनफ्लोज आने वाला है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि जो आरबीआई ने अपॉइंटमेंट जो है जो नए एमडी सीईओ प्रथिम सेनगुप्ता उनकी अपॉइंटमेंट को जो है अप्रूव कर दिया। अभी अगले 3 साल तक जो है एमडी सीईओ के पद पे रहेंगे बंधन बैंक में। तो 2 पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो जो है आपको बंधन बैंक में देखने मिल रहा है। बीएससी जो है इंटरेस्टिंगली आज फोकस में रहेगा। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे। एनएससी ने अनाउंस किया था कल शाम की वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं वीकली ऑप्शंस सारे इंडिसेस में सिवाय निफ्टी 50 के इंडेक्स के, और जो फाइनल एक्सपायरी डेट रहेगा निफ्टी बैंक का एनएससी की तरफ से वो रहेगा नवंबर 13 को। ऑफ कोर्स अंश ने तो हमें पूरी डिटेल्स बताई, लेकिन जो इम्पैक्ट है उस पर हम फोकस करते हैं क्योंकि एनएससी के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे पर उतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसके कारण सेंटिमेंटली पॉजिटिव बीएससी में जो है स्टॉक में रिएक्शन देखने मिल सकता है। आयरेडा के नतीजे तो हमने बता दिए थे आपको, लेकिन उससे ज़्यादा जो फाइन प्रिंट में हमने पता चला रिसर्च में वो है कि डीपम और मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल आ गया, इनको उनकी होल्ली ओन आर्म बना सकते हैं जब वो B2C सेगमेंट में जाएंगे, यानी कि लोन्स देंगे B2C सेगमेंट के कस्टमर्स को रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। अभी से B2B करते हैं, तो ये एक वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट हो सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग से, तो इसको ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी के बोर्ड की अप्रूवल आई है कि वो 6,000 करोड़ रुपए जो रेस कर सकते हैं। अभी इक्विटी के ज़रिए भी हो सकता है, डेट के ज़रिए भी हो सकता है, तो इनको ज़रूर फोकस में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे ईटी से रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी ने $500 बिलियन यानी कि 4,200 करोड़ का QIP इशू जो है रेस कर दिया है। और रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आए जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड हुआ, GQG पार्टनर हुआ, SBI लाइफ, SBI जनरल इंश्योरेंस और कुछ अल्ट्रा HNIs भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये पूरा गाता है जब 5 स्टॉक्स है, यहाँ पे खबरों के दम पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, फंड रेजिंग प्लान्स के चलते अदानी एंटरप्राइजेस, इसके अलावा बीएससी, बंधन बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबकी नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही अपनी राय दीजिए। अक्टूबर में अब तक करीब 8% की तेजी दिखी है, ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर क्या राय बनेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। यूएस में जो स्ट्रॉम आया है और जो मिडिल ईस्ट टेंशन है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है, तो इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 6,300 में एमसीएक्स में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 6,200 का लगाएं, टारगेट 6,450 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड में इंट्राडे में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। देखिए, कल हमने बेस मेटल में भी एक रिकवरी आते हुए देखी थी, लोअर लेवल से रिकवरी हुई थी। हमें लगता है कि आज भी एक बाउंस बैक का डे रह सकता है। कल यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे वो भी थोड़े पॉजिटिव आए थे, तो उससे भी मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो आज हमें लगता है कॉपर में करीबन 828 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 822 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 840 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कॉपर पर खरीदारी की राय, 840 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा सोने चांदी में आपकी क्या राय होगी अनुज? तो देखिए, यहाँ पर कल हमने गोल्ड के अंदर भी रिकवरी आती हुई देखी थी। कल हमें लगता है कि आज भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। गोल्ड $2,600 से बाउंस बैक किया है, तो गोल्ड के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 75,000 में खरीदारी करें, 74,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 75,400 देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि अगेन $2,630 तक के आसपास के लेवल आ सकते हैं, तो गोल्ड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं।
बिल्कुल, तो सोने पर भी खरीदारी की राय है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब, और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर फोकस करेंगे और सबसे पहले टीसीएस पर फोकस करेंगे। याद रखें कल नतीजे आए थे। सबसे पहले सिटी का रिपोर्ट आया है जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस घटाकर 3,935 रुपए प्रति शेयर का अब लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि दूसरी तिमाही के नतीजे काफी कमजोर थे, डाउनग्रेड्स भी दिखाई दे सकते हैं पूरे इंडस्ट्री में, और उनका मानना है कि इन्फोसिस पर उनका नजरिया टीसीएस से कंपेयर करें तो पॉजिटिव है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने भी अपने लक्ष्य घटाए हैं। 5,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अब उन्होंने टीसीएस पर दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यूज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो गिरावट दिखी है। सेकंड क्वार्टर में सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ी सी रिकवरी दिख सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स घटाए हैं, जिसके चलते टारगेट प्राइस भी घटाकर अब 5,100 रुपए प्रति शेयर का किया है। इन्वेस्टेक बिकवाली की राय बरकरार, 3,620 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो TCS पर आए हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर डालेंगे। यूबीएस की रिपोर्ट, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1950 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पर किया है। याद रखें कोटक महिंद्रा बैंक में कल 4% की तेजी दिखी थी और इंडेक्स लेवल पर टॉप गेनर भी था। कोटक महिंद्रा बैंक पर उनका मानना है कि कई सारे हेडविंड्स हैं, जिसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, और इसी के साथ कोर बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है। तो टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1950 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पर किया है। इसके अलावा इंडस टावर्स पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय 500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। याद रखें इंडस टावर हाल ही में काफी करेक्ट हो चुका है और सिटी का मानना है कि रीसेंट करेक्शन के चलते अब खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे पर उनकी नजर रहेगी। इसी के साथ वोडाफोन आइडिया से क्या निकल कर आता है उसका इम्पैक्ट भी इंडस टावर्स पर दिखेगा, लेकिन 500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने इंडस टावर पर दिया है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर की एक कंपनी पर नजर डालेंगे, सिप्ला। याद रखें फार्मा कल सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था। सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, 1870 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि कई सारे ड्रग अप्रूवल्स आ सकते हैं, जिसके चलते उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है, और जेनेरिक वर्जन में थोड़ा सा डिले हुआ है, गोवा फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिला उसके चलते, लेकिन खरीदारी की राय बरकरार, 1870 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और लास्ट में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। नोमुरा की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, रेड्यूस की राय दी है, टारगेट प्राइस घटाया है, 1100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था, वो अब घटाकर 950 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि आउटलुक काफ़ी अनसर्टेन है, कई सारे हेडविंड्स हैं, नेगेटिव अपडेट्स कुछ क्वार्टर्स में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। डिसबर्समेंट्स और AUM ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट दिखी है, तो उनका नज़रिया काफ़ी नेगेटिव है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर रेड्यूस की रेटिंग दी है और 950 रुपए प्रति शेयर का रिवाइज्ड लक्ष्य दिया है। तो इस रिपोर्ट के चलते क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ 25,100 के नीचे गिफ्ट निफ्टी फिसलता हुआ। नेगेटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।